Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's study साथ साथ. I hope you all are doing well. और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की टॉप 1000 MCQs की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में ये आज हमारा पार्ट 4 है। जैसे कि आपको पता ही है इसमें ना हम हर एक पार्ट में टॉप 50 MCQs को सॉल्व करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी PYQ हैं या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं लिटरेरी फॉर्म्स के, फिगर ऑफ स्पीच के, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है इसमें। डिफरेंट बुक्स से ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अगर किसी ने उन प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज ये हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फैब्ल्यू इज अ शॉर्ट नरेटिव पोम विद डैश ओरिजिन। देखिए फैब्ल्यू क्या होती है, फैब्ल्यू भी एक शॉर्ट नरेटिव पोम होती है। जैसे कि हम सोनेट के बारे में कह सकते हैं, सोनेट भी एक बहुत ही शॉर्ट पोम होती है, ओनली 14 लाइन का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही फैब्ल्यू है, फैब्ल्यू भी एक शॉर्ट नरेटिव पोम है और इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। स्पेल भी ध्यान रखनी है और पूछा जा सकता है। वैसे तो वो मोस्ट ऐसा कह सकते हो कि कॉमन नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है, फैब्ल्यू। लेकिन ये कहां से ओरिजिन हुआ, फ्रेंच से, जर्मनी से, लैटिन से या स्पेनिश से? देखिए इसका ओरिजिन होता है फ्रेंच में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मिथ। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाइंग। देखिए अब यहां पे कहा गया है कि जो मिथ टर्म है ये कहां से आई है, ये ग्रीक का एक वर्ड है माइथोस, उससे ली गई है। अब इसका महत्व क्या होता है, किस चीज को सिग्निफाई करता है? इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या फिर कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए यहां पर जो राइट आंसर है मिथ। जैसे कि मिथ का मतलब भी आप ऐसे समझ सकते हो रहस्यमय चीजों से, मिथ है ना। और ये कनेक्टेड है या सिग्निफाई करता है स्टोरी प्लॉट को। कैसे स्टोरी प्लॉट? वो ट्रू भी हो सकते हैं या फिर वो इन्वेंटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अ मिथ इज अ स्टोरी इन माइथोलॉजी, अ सिस्टम और of hereditary stories which were once believed to be true by particular cultural group. Okay, moving to the next question. Next is persona. Persona, tone and voice reflect in recent criticism. Option A, the tendency to highlight characterization, the tendency to disregard plot in modern novels, the tendency to think of all narrative and lyric works of literature as discourse, the tendency to infuse music as a major literary tool. Yes, what should be the right answer? यहां पर पूछा जा रहा है पर्सोना, टोन और वॉइस क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम रीसेंट क्रिटिसिज्म में देखें तो ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है इन रीसेंट क्रिटिसिज्म द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन मैट्रिक मूवमेंट एंजाममेंट मीन्स। एंजाममेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम मीटर्स की फॉर्म में देखें, मैट्रिक मूवमेंट में देखें तो एंजाममेंट मीन्स क्या है? जैमिंग थॉट्स, अ स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, अ सिजुरा। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाममेंट? यस, देखिए एंजाममेंट वर्ड जो है ये भी फ्रेंच से ड्राइव किया गया है और इसका मीनिंग होता है अ स्ट्राइडिंग ओवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्राइडिंग ओवर। और ये फ्रेंच का इन्वेंशन है, ये भी ध्यान रखना है, फ्रेंच भाषा से रिलेटेड है। एग्जिबिट द प्रेशर ऑफ द इनकम्प्लीट सिंटैक्टिक यूनिट टुवर्ड क्लोजर कैरीज एज ऑन ओवर द एंड ऑफ द वर्स लाइन। Okay, option number B is the correct answer. Next is the word sadism.
ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सैडिज्म, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है? अ ग्रीक पैथोलॉजिकल टर्म, अ नेटिव कल्ट इन मिडिएवल फ्लोरेंस, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्कस डी सेड, या फिर अ स्कॉटिश सीक्रेट सोसाइटी? यस, सैडिज्म. The word sadism it derived from notorious French erotic writer Marcus D. Sade. ठीक है, ये जो सैडिज्म वर्ड है ये कहाँ किससे रिलेट करता है? ये एक नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर रहे हैं मार्कस डी सैडे, इनसे रिलेट करता हुआ है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन. हीरोइक कपलेट यूजुअली, जैसे कि आप जानते हो, देखो कपलेट है, कपलेट यानी 2 लाइन का एक स्टेंजा है, ठीक है, और वो भी हीरोइक कपलेट है. तो ये सामान्यतः किस मीटर में रहता है? आयम्बिक डायमीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, या फिर ट्राईमीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, या फिर आयम्बिक टेट्रामीटर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, हीरोइक कपलेट. तो आप जानते ही हो, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हीरोइक कपलेट जो है ना यूजुअली किस फॉर्म में मिलेगा आपको? आयम्बिक पेंटामीटर में ही मिलेगा, ठीक है. आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर इज द मोस्ट कॉमन इंग्लिश मेजर, और सोनेट में आप यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होते हुए देखते हो. और पेंटामीटर यानी कि इट हैज 5 फीट, ईच फुट हैज 2 syllables of which the first is unaccented, या फिर आप कह सकते हो unstressed, एंड और सेकंड वन जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है. द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स लाइन राइमिंग टुगेदर. और कपलेट है यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर, देखो एक लाइन में 5 फीट है, यानी कि वो पेंटामीटर में हो गई लाइन, आयम्बिक पेंटामीटर में होगी. आयम्बिक कब होगा? आयम्बिक तब होगा जब पहला सिलेबल जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा. इस तरीके से एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर की. ऐसे ही जब 2 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर वाली 2 लाइन का एक पेयर बनता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम हीरोइक कपलेट बोलते हैं, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आयम्बिक पेंटामीटर. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेजूरा इन पोएट्री? सेजूरा का मतलब क्या होता है? सेजूरा क्या है पोएट्री के अंदर? यस, जैसे आप पेटाकन सोनेट की बात करोगे ना, वहां पे ऑक्टेव जब कंप्लीट होता है और सस्टेट शुरू होता है तो उसके बीच में जो पॉज आता है उसको भी हम सेजूरा ही कंसीडर करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं. अ लाइन कंटेनिंग कॉन्सोनेंट्स, एक ऐसी लाइन जो कंटेन करती है कॉन्सोनेंट्स, उसको हम सेजूरा बोलेंगे. स्प्रंग रिदम को, अ पोज इंडिकेटेड बाय अ कोमा, या फिर नन ऑफ दीज? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सेजूरा क्या होता है? A pause indicated by a comma. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एक ऐसा पॉज, ठीक है, वही 2 स्टैंजास के बीच में जो पॉज आता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक? इनमें से कौन सा वो पर्टिकुलर वर्क है जिसको हम एपिक बोल सकते हैं? जैसे कि वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स है, क्या ये एक एपिक है? मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, कॉलरिज कुबला खान, स्पेल गलत हो गई है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, कुबला खान, कीट्स हाइपीरियन. तो यहाँ पे एपिक कौन सा वर्क है? तो आप जानते ही हो, आपने पढ़ लिया है पहले से ही. तो मिल्टन का जो ये वर्क है ना पैराडाइज लॉस्ट, यही क्या है? एपिक. और एपिक क्या होता है? एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएटिक कंपोजिशन usually centered upon a hero in which great events are narrated in an elevated style. ठीक है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है. वैसे भी लॉन्ग नैरेटिव पोम भी एपिक ही कहलाती है, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉकिंग टू वन सेल्फ इज नन एज. इस पर्टिकुलर फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से ही बातें करना, इसको हम क्या कहते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज में? सॉलिलिकी है, स्पोक्समैन है, ग्रेउलिटी है, या फिर नन ऑफ दीज? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टॉकिंग टू वन सेल्फ. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप जानते हैं टॉकिंग टू वन सेल्फ क्या होती है? सॉलिलिकी, ठीक है. सॉलिलिकी में क्या मतलब, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है या कोई भी कैरेक्टर है प्ले का, वो क्या है? वो खुद से ही बात कर रहा है, ठीक है. टॉकिंग टू वन सेल्फ, सॉलिलिकी इज एन अटरेंस और स्पीच बाय अ पर्सन टॉकिंग टू हिमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द ऑडियंस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी मीन्स. देखिए,
टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। बायोग्राफी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे सारे सीक्वेंस को लिखता है, बयां करता है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में वो खुद लिख रहा है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और अगर वो उसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में कोई दूसरा राइटर लिख रहा है या कोई एक राइटर है जो किसी अदर व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसकी लाइफ के बारे में लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब ऑटोबायोग्राफी का मीन्स क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन as reflected in his writing, the life history of a person created in painting by himself. So you already knows the answer. Autobiography means the life history of a person written by himself. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है वो अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में खुद ही लिखता है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। और जो अबव वाली स्टेटमेंट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ये क्या हो जाएगी फिर? ये बायोग्राफी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है द प्री रैफलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न विद। प्री रैफलाइट पोएट्री की बात हो रही है, मुख्यतः किससे कंसर्न थी या फिर किससे जुड़ी हुई थी? नरेटिव एंड स्टाइल से, नरेटिव एंड नेचर से, पोएटिक लाइसेंस से, या फॉर्म एंड डिजाइन से? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? प्री रैफलाइट पोएट्री इज रिलेटेड टू नरेटिव एंड स्टाइल। ये ध्यान रखना है, ये नरेटिव और स्टाइल से रिलेटेड थी। ओके, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स। जो प्री रैफलाइट पोएट्री कही जा रही है, प्री रैफलाइट जो पोएट्स थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलियाज एंड दांते गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी जिनको कहते हैं। तो इनके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, इसको प्री रैफलाइट ग्रुप को। ठीक है, और ये ग्रुप किस किस का था? पेंटर्स का, पोएट्स का और क्रिटिक्स का ग्रुप था। किसने फॉर्म किया था? तो ध्यान रखना है, हंट ने, मेलियाज ने और डीजी रोसेटी ने, इन्होंने मिलकर किया, 1848 में किया। ओके, और मेनली किससे कंसर्न है? नरेटिव और स्टाइल से। नेक्स्ट है द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज्ड टू रेफर टू। ये जो टर्म आती है लॉस्ट जनरेशन, ये किसके लिए रेफर की गई है? अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर वन, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड। यस, द लॉस्ट जनरेशन किसको कहा गया? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, लॉस्ट जनरेशन ऐसे राइटर्स को कहा गया, ऐसे अमेरिकन राइटर्स को कहा गया जो सिविल वॉर पीरियड से रिलेट करते हुए थे। ठीक है, तो यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल इन डोवर बीच। डोवर बीच से लाइन ली गई है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल। कैकाफोनी है, एपिफेनी है, यूफिमिज्म है, या फिर यूफोनी है? यस, ये किसका एग्जाम्पल है? मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क डोवर बीच से लाइन ली गई है, और ये कैकोफोनी का एग्जाम्पल है। कैकोफोनी क्या होता है? अ कैकोफोनी इज अ मिशमैश ऑफ अनप्लीजेंट साउंड्स ऑफन एट लाउड वॉल्यूम। जैसे बहुत ही बेकार सी आवाज या फिर साउंड भी क्या है, अनप्लीजेंट साउंड का अगर ग्रुप हो तो उसको हम कैकोफोनी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी इसी चीज का एग्जाम्पल है, कैकोफोनी का, ये ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्शन मीन्स, डिक्शन का अर्थ क्या होता है?
device of speech, devices of meter and rhyme, syntax and word order, figure of speech. Yes, diction. यस, डिक्शन का कनेक्शन होता है सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। डिक्शन मीन्स सिंटेक्स एंड वर्ड स्पीच और द एक्सेंट, inflection, intonation, and speech sound quality manifested by an individual speaker, usually judged in terms of prevailing standard of acceptability or style of speaking or writing as dependent upon choice of words. बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि जो डिक्शन है ना वो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके सिंटेक्स से, उसके वर्ड ऑर्डर से रिलेट करती है। नेक्स्ट इज द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ज्यादातर आप ट्रेजेडीज में, ड्रामा में ये वर्ड सुनते हो, कैथारसिस। कैथारसिस जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, किस पर्टिकुलर फील्ड से लिया गया है? मेडिसिन, एस्थेटिक, स्पोर्ट्स या फिर मिलिट्री? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कैथारसिस जो वर्ड है वो कहां से, कौन से फील्ड से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन की फील्ड से लिया गया है कैथारसिस। ठीक है, एज यू ऑल नो कैथारसिस इज द प्योरिफिकेशन एंड पर्गेशन ऑफ इमोशन, especially pity and fear, through art or any extreme change in emotion that result in renewal and restoration. ठीक है, तो ये जो कैथारसिस वर्ड है ये मेडिसिन से, क्योरेशन से रिलेट करता हुआ है, इसलिए मेडिसिन से फील्ड से ही ये लिया गया है ये वर्ड जो है। एन अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, एक अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर है। आइम्बिक पेंटामीटर में तो वर्स है लेकिन अनराइम है, तो उसको क्या कहेंगे? ब्लैंक वर्स, कैंटो, हीरोइक कपलेट, प्रोसोडी। तो आप समझ रहे हो कि अनराइम्ड है। अगर राइम होता तो हीरोइक कपलेट था, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर वो अनराइम्ड है तब क्या होगा? अनराइम्ड होगा तो उसको हम ब्लैंक वर्स बोल देंगे। ठीक है, और जब कोई मीटर भी ना हो, ना राइमिंग स्कीम हो, तो हम उसको फ्री वर्स बोल देते हैं। और ब्लैंक वर्स में आपको ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहा ही क्या है, अनराइम्ड है और आइम्बिक पेंटामीटर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इमेजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो जो ये इमेजिज्म है ये भी पोएट्री का ही एक पार्ट है, पोएट्री का ही एक भाग है, और फ्लॉरिश्ड करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ। मतलब इसकी शुरुआत किसकी लीडरशिप में हुई थी? एजरा पाउंड की, सैमुअल बेकेट की, एंड्रे ब्रेटन या फिर टी.एस. एलियट? इमेजिज्म को शुरू करने वाले कौन थे? यस, राइट आंसर है यहाँ पर एजरा पाउंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एजरा पाउंड का अगर कई बारी ना इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एजरा पाउंड का जो पूरा नाम है ना वो इस तरीके से है, एजरा वेस्टन, एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड। इनका जन्म होता है 1885 में, 1885 में जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 1972 में, एजरा पाउंड की। ठीक है, वॉज एन एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक एंड अ मेजर फिगर इन द अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट। ठीक है, और पोएट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। कहां से शुरुआत होती है पोएट्री में कंट्रीब्यूशन की? विद हिज डेवलपमेंट ऑफ इमेजिज्म, जब इन्होंने इमेजिज्म का विकास किया, इमेजिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, अ मूवमेंट ड्राइव फ्रॉम द क्लासिकल चाइनीज एंड जापानीज पोएट्री स्ट्रेसिंग क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है इमेजिज्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? एजरा पाउंड। नेक्स्ट है कंसीट एंड विट आर फीचर ऑफ। कंसीट और विट ये किस चीज के फीचर हैं? विक्टोरियन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, सेंटिमेंटल पोएट्री या फिर रोमांटिक पोएट्री?
यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? विक्टोरियन पोइट्री से हैं, कंसीट और विट, मेटाफिजिकल पोइट्री से हैं, सेंटिमेंटल पोइट्री या रोमांटिक पोइट्री? तो आपको ध्यान रखना है ये ना मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेट करते हुए हैं, कंसीट और विट। ठीक है, इन लिटरेचर अ कंसीट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर विद अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड गवर्न्स अ पोएटिक पैसेज और एंटायर पोम। ठीक है, और ये जो टर्म है जनरली एसोसिएटेड विद 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ कंटेम्प्रेरी यूजेस। ओके, तो यहां पर मेटाफिजिकल पोएट्री से कनेक्ट करते हैं कंसीट और विट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेजी। ठीक है, यहां पे एन आ जाएगा, इज नॉट एन इलेजी। लेसिडस, थायरेसिस, एंडीमिनियन, इन मेमोरियन। तो बताइए इसमें से कौन सी इलेजी नहीं है? आप जानते हैं यूजुअली, देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, शायद पीजीटी में, यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से इनमें से पेस्टोरल इलेजी नहीं है, और उसमें ये ऑप्शंस थे। ठीक है, लिसिडस पेस्टोरल इलेजी है, ओके, थायरेसिस भी इलेजी है एक, और इन मेमोरियम आप अच्छे से जानते हो इलेजी है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंडीमियन वर्क है ना, ये इलेजी नहीं है। ओके, और एंडीमियन जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लिखा गया था जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, और पब्लिश होता है ये 1818 में, और ये एक इलेजी नहीं है एंडीमियन। ओके, इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अक्सर पूछी जाने वाली लाइन है, बहुत ही मतलब फेवरेट, बहुत ही फेमस लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, एंडीमियन की पहली लाइन है ये, 1818 में ये एंडीमियन वर्क पब्लिश होता है। वेयर एज अगर हम लिसिडस की बात करें, लिसिडस इज अ पोम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक पेस्टोरल इलेजी है डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग। ठीक, ऐसे ही अगर हम थायरेसिस की बात करते हैं, थायरेसिस इज अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, ये जो दी गई है थायरेसिस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम है, और ये भी एक इलेजी ही है। ठीक है, और कब लिखी गई थी? 1865 में लिखी गई थी, दिसंबर 1865 में। ओके, और इन्होंने मतलब ये जो इलेजी है थायरेसिस, ये इन्होंने अपने एक फ्रेंड की याद में लिखी थी आर्नोल्ड ने। ठीक है, और उस फ्रेंड का नाम होता है आर्थर ह्यूज। आर्थर ह्यूज, वो भी आप लिख सकते हो, आर्थर ह्यूज। इनकी याद में ये पर्टिकुलर वर्क थायरेसिस लिखा गया था। ठीक है, और अगर हम इन मेमोरियम की बात करें, तो इन मेमोरियम, अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यही बचता है, इन मेमोरियम आल्सो एन इलेजी। ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? ये टेनिसन का वर्क है, ये ध्यान रखना, टेनिसन ने ये वर्क लिखा था इन मेमोरियम। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसे 1849 में। ओके, और ये स्पेशली किसके लिए लिखा था इन्होंने? इन्होंने अपने एक फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा था, ये भी ध्यान रखना। टेनिसन ने ये इन मेमोरियम वर्क किसको डेडिकेट किया है? अपने एक फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, इनको डेडिकेट करते हुए टेनिसन ने ये वर्क लिखा है। तो आप समझ ही चुके हो कि ये तीन जो है वो तो इलेजी है, एंडीमियन इज नॉट एन इलेजी। नेक्स्ट इज व्हाट डू द नॉवेल्स पैमेला, क्लैरिसा और शैमिला एंड लेडी सुजैन शेयर विद ईच अदर? तो ये जो नॉवेल हैं इनमें क्या चीज कॉमन है? ठीक है, इनमें कॉमन चीज पूछी गई है। दे आर ऑल पिकारिक्स नॉवेल, दे आर ऑल ट्रेवलॉग, दे आर ऑल ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, दे आर ऑल एपिस्टोलरी नॉवेल। तो इनमें कॉमनैलिटी क्या है, कॉमननेस क्या है? यस, पैमेला, क्लैरिसा और शैमिला या फिर लेडी सुजैन। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे जो हैं ये एपिस्टोलरी नॉवेल हैं। एपिस्टोलरी क्या होता है, एपिस्टल क्या होता है? तो ध्यान रखना है, एपिस्टल का मतलब है लेटर से। ठीक है, ये ऐसे नॉवेल है जो लेटर की फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? दीज ऑल आर एपिस्टोलरी नॉवेल। ओके, अच्छा, पैमेला जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखना है, ये सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। 1740 में रिचर्डसन के द्वारा ये वर्क लिखा गया था पैमेला।
ठीक है। और शैमिला जो वर्क है, शैमिला, शैमिला किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? शैमिला लिखा गया है फील्डिंग के द्वारा, रॉबर्ट फील्डिंग, इनके द्वारा ये वर्क लिखा गया था, फील्डिंग के द्वारा, ठीक है। और क्लैरिसा, क्लैरिसा भी सैमुअल रिचर्डसन का ही वर्क है, ठीक है। पैमेला और क्लैरिसा दोनों वर्क सैमुअल रिचर्डसन के हैं। और शैमिला फील्डिंग का वर्क है जो 1741 में आता है, ठीक है। और लेडी सुजैन, लेडी सुजैन जेन ऑस्टिन का वर्क है, ये ध्यान रखना है। लेडी सुजैन जो वर्क आया है ये जेन ऑस्टिन का वर्क है। और ये सारे ही वर्क एपिस्टोलरी नॉवेल हैं क्योंकि ये लेटर की फॉर्म में लिखे गए हैं। एन एपिस्टोलरी नॉवेल इज अ नॉवेल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यूजुअली फॉर्म इन लेटर्स, ऑल्दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम्स यूज्ड, ठीक है। ज्यादातर लेटर की फॉर्म में रहते हैं ये। नेक्स्ट है ओटावा राइमा इज अ डैश स्टैंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो ओटावा राइमा कितनी लाइन का वो स्टैंजा होता है जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है? इसमें टोटल लाइन कितनी होती है इस स्टैंजा में, ओटावा राइमा में? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए ओटावा राइमा में टोटल 8 लाइन होती हैं, ये ध्यान रखना। ओटावा से 8 को कनेक्ट कर लो, 8 लाइन होती हैं ओटावा राइमा में जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इट इज 8 लाइन स्टैंजा in iambic pentameter. It was first used in England in the early 16th century by Thomas Witt. Thomas Witt के द्वारा इसको यूज किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है डर्ज। डर्ज क्या होता है? डर्ज का मीन क्या है? अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, या फिर कह सकते हैं वेडिंग सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। यस, डर्ज किसे कहेंगे? तो डर्ज जो होता है ना इलेजी की तरह ही होता है। इलेजी भी किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के का ही सॉन्ग होता है, और ये भी एक ग्रीफ का ही सॉन्ग है, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ठीक है। शोक गीत कह सकते हो आप, ठीक। डर्ज क्या है? एक शोक गीत है, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है। नेक्स्ट इज हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसके द्वारा लिखा गया है? रोलैंड बार्थस, डेरिडा, पैट्रिसिया वे, या फिर स्पीवैक? बताइए मेटाफिक्शन, इसके राइटर कौन है? पैट्रिशिया वे के द्वारा मेटाफिक्शन लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। ये फीचर्स किस पर्टिकुलर लिटरेरी फॉर्म के हैं? सिंप्लिसिटी है, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी, एपिक में है, बैलेड में है, ओड है, सटायर है। यस, सिंप्लिसिटी है, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ध्यान रखना है ये बैलेड के हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बैलेड। ओके, नेक्स्ट इज अ लिरिक इज। लिरिक क्या होता है? अ लॉन्ग पोम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, अ पोम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, अ शॉर्ट पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, अ ट्रायम्फल सॉन्ग। तो लिरिक किसे कहोगे आप? लॉन्ग पोएम होती है लिरिक, एड्रेस की फॉर्म में जिसको लिखा जाता है। अ पोम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, व्हाट इज लिरिक? यस, लिरिक भी क्या है? लिरिक भी एक शॉर्ट पोएम ही होती है, ठीक है। अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग, इन हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है लिरिक की कंप्लीट डेफिनेशन है, इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजेडी में एरर ऑफ जजमेंट को, या मतलब कोई गलत निर्णय ले लेना, वो क्या है? उसको किस नाम से जाना जाता है? हमर्शिया, ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी तो नहीं कहेंगे, कैटेस्ट्रॉफ या फिर कथारसिस। यस, कैटेस्ट्रॉफ की स्पेल रॉन्ग होगी, यहाँ पे एस और आना चाहिए। कैटेस्ट्रॉफ है या कथारसिस है या हमर्शिया है, क्या होगा राइट आंसर? एरर ऑफ जजमेंट, इट इज नोन एज हमर्शिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हमर्शिया। नेक्स्ट इज हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म
लिबरलिज्म इन लिटरेचर। किसने रोमांटिसिज्म को क्या कहा है? लिबरलिज्म, लिबरलिज्म इन लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, विक्टर ह्यूगो। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है विक्टर ह्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कंसीडर किया रोमांटिसिज्म को क्या? अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who invented and popularized the phrase poetic justice? ये जो फ्रेज है poetic justice, इसको कौन पॉपुलराइज करता है या इन्वेंट करता है? किसको श्रेय दिया जाता है कि उसने इन्वेंट किया है और इसको फेमस करने में भी उसका ही योगदान है, पॉपुलराइज करने में भी योगदान है पोएटिक जस्टिस को? ऑप्शन है ड्राइडन, या फिर राइमर, जॉनसन, शेक्सपियर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, पोएटिक जस्टिस को इन्वेंट करने वाले और पॉपुलराइज करने वाले थे राइमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अल्टीमेटली वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइस पनिशमेंट। वही है, अच्छी गुड चीज जो है उसको रिवॉर्ड मिलेगा और जो इविल चीज है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? पोएटिक जस्टिस कहते हैं। और इसको इन्वेंट करने वाले थे थॉमस राइमर। ओके, कब इन्वेंट किया था? 1678 में किया था। और इनका एक वर्क आया था, द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड। इसमें इन्होंने इसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया था, ये भी ध्यान रखना है। थॉमस राइमर के द्वारा 1678 में अपने वर्क में पोएटिक जस्टिस को कॉइन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैरक? बैरक क्या होता है? बैरक का मीनिंग क्या है? जेल, स्टाइल, कल्चर या बुक? बताइए, बैरक मीन क्या होता है? यस, इसका मतलब होता है स्टाइल से। ठीक है, बैरक का मीन क्या है? स्टाइल। ओके, बैरक मीन स्टाइल और रिलेटिंग टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और आर्ट originating in Italy in the early 17th century. Next is, what is euphony? Euphony क्या होता है? Pleasant sound, serious sound, bitter sound, mixed sound? बताइए, यूफोनी का मीन क्या होता है? जैसे आपने कैकोफोनी का मीन सुना था, अनप्लीजेंट साउंड, ऐसे यूफोनी होती है प्लीजेंट साउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यूफोनी मतलब क्या है? एक प्लीजेंट साउंड, बहुत ही मधुर आवाज। नेक्स्ट इज एपिफेनी मीन्स। एपिफेनी मीन्स क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ल्ड या फिर सुपर नेचुरल पावर। एपिफेनी, व्हाट डज इट मीन? तो एपिफेनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। नेक्स्ट इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। ट्रेजेडी में रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो होता है ट्रेजिक हीरो का, उसको क्या कहा जाता है? कैथारसिस, पेरिपीटिया, एपिस्टल, पोएसिस? यस, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। जैसे एरर ऑफ जजमेंट था, ट्रेजेडी के ये कुछ टर्म हैं जो स्पेशली पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को कहा जाता है पेरिपीटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड इपोड फॉर्म अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। ये देखो किसी पर्टिकुलर चीज में के 3 पार्ट हैं या फिर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इपोड, वो किससे जुड़े हुए हैं? क्लासिकल ओड से, ग्रीक कॉरस से, या फिर मिडिएबल बैलेड, पेट्रार्कन सोनेट?
स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड। तो आप जानते हो ये ओड के पार्ट हैं, ओके। और यहाँ पे ओड का एक ही ऑप्शन है, आप इससे रिलेट करके देख सकते हो, क्लासिकल ओड से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड, ये क्लासिकल ओड कह देंगे यहाँ पे, या कई जगह पे ना ऑप्शन में पिंडारी कोड अगर लिखा हुआ मिलता है आपको तो आप उसको टिक करोगे, पिंडारी कोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पिंडारी कोड के ही ये 3 फेमस स्ट्रक्चर या पार्ट माने जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है, विच एंजॉय ग्रेट रिदमिकल एंड मेट्रिकल फ्रीडम। नेक्स्ट इज which of the following phrases best characterizes the late 19th century aesthetic movement? बताइए कौन सी वो फ्रेज है जो स्पेशली कैरेक्टराइज करती है 19th सेंचुरी की एस्थेटिक मूवमेंट को। आर्ट फॉर इंटेलेक्ट सेक, आर्ट फॉर गॉड सेक, आर्ट फॉर द मासेस, आर्ट फॉर द आर्ट सेक। तो आपने टर्म सुनी होगी। 19th सेंचुरी के एस्थेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली फ्रेज कौन सी थी? क्योंकि 19th सेंचुरी में ना ये जो एस्थेटिक मूवमेंट चल रहा था, इनका मानना ये था कि अगर कोई कला है, कोई आर्ट है, तो वो सिर्फ कलाकारी के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समाज को भड़काने के काम आ रही है। जैसे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपनी पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी पोएट्री या फिर बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखवाते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर उनमें चीजें लिखवाते हैं, तो वो सही नहीं है। आर्ट का काम ये नहीं है। आर्ट का काम क्या है? क्रिएटिविटी, सौंदर्यता को बढ़ाना, एस्थेटिक को बढ़ाना। तो सौंदर्य के लिए यूज किया जाने वाली चीज है आर्ट, ठीक है। इसलिए 19th सेंचुरी से ये जो रिलेट करता है वो फ्रेज ये है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एस्थेटिक मूवमेंट वाज अ यूरोपियन फिनोमिनन ड्यूरिंग 19th century. A rallying cry of aestheticism became the phrase art for art's sake. Moving to the next question. Next है a song of sorrow especially for the dead is called. एक दुख भरा गीत या फिर कहो एक शोक गीत स्पेशली फॉर द डेड, किसी की मृत्यु के हो जाने के बाद जो गाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सटायर है, एपिक है, इलेजी है या ओड है? तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा, ये है इलेजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज इलेजी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल, या फिर आप ले लीजिए इलेजी रिटर्न ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, या फिर अभी हमने डिस्कस किए थे लिसिडस है, थायरिसिस है, इन मेमोरियम है, वो सब क्या है? वो इलेजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character as an individual. brief story है मतलब छोटी सी स्टोरी है, told to illustrate a point or serve as an example of something, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए सुनाई जाती है या फिर सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज के उदाहरण के रूप में बताई जाती है। ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, अक्सर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व को शो करती है। इसको क्या कहेंगे? एक ब्रीफ स्टोरी होती है और वो, इसको क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन, एनेक्डोट, असाइड, इंटीरियर मोनोलॉग। तो इसको कहते हैं हम एनेक्डोट, ओके। एनेक्डोट, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place or an experience. क्या होगा राइट आंसर? सिंबल है, इमेजरी है, अफोरिज्म, सिंबली। yes, the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, thing or place or an experience. इसको कहते हैं, मतलब ये है कि वर्डिंग से हमें ना कोई इमेज रिप्रेजेंट हो रही है, तो इससे रिलेट करके आप समझ सकते हो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेजरी, ठीक है। इमेजरी, इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ सेंस परसेप्शन रेफर्ड टू इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली far-fetched situations. Yes,
एक प्रकार की कॉमेडी है, कॉमेडी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें से जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, इसी तरीके से एक कॉमेडी है जिसमें ना रिडिकुलस कहें या अक्सर स्टीरियोटाइप जो कैरेक्टर्स हैं, रूढ़िवादिता जिनमें भरी हुई है, इस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही रिडिकुलस चीजें दिखाई जाती हैं, फनी चीजें शो होती है उसमें, और इन्वॉल्व इन सिली एंड फार फेस्ट सिचुएशन, बहुत ही सिली सिचुएशन रिप्रेजेंट होती है, उसको क्या कहेंगे? फार्स है, पैराबेल है, फेबल है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो यहां पे ध्यान रखना है, इसको कहते हैं हम फार्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फार्स। नेक्स्ट इज अ टर्म यूज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन और थिंग। एक ऐसी टर्म जो कैरेक्टराइज करती है एक पर्सन को या फिर एक थिंग को, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है एनालॉजी, एपिथेट, एलेगरी, फॉइल। यस, ये होता है एपिथेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कैरेक्टराइज करे किसी पर्सन को या थिंग को। ओके, फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट्स सिल्वर स्नेलिंग ट्रम्पेट, या फिर अलेक्जेंडर पॉप्स द ग्लिटरिंग परफेक्ट, ये दोनों क्या है? ये एपिथेट है। नेक्स्ट इज अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन और 4 लाइन्स ऑफ अ पोम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट। किसी भी पोम की 4 लाइन का एक स्टेंजा है, उसको क्या कहेंगे? एक यूनिट के रूप में है, उसको क्या कहेंगे? 4 लाइन का स्टेंजा को क्या कहता है? ऑप्शन है कपलेट, हाइक्यू, क्वाट्रेन, लिरिक। तो आप समझ ही गए होंगे, जब भी 4 लाइन की बात होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाट्रेन बोलते हैं, क्वाट्रेन, ठीक है। अ पोम ऑफ 4 लाइन यूनिट्स इज द क्वाट्रेन। नेक्स्ट इज, अगर क्वाट्रेन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस्टिकोल्डिस का आप वर्क ले सकते हो, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वो उसमें भी क्या है? 4 लाइन के स्टेंजास का यूज हुआ है। ओके, यहाँ पे है स्टोरी दैट एंड्स विद अ हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। एक स्टोरी है दैट एंड्स विद अ हैप्पी रेजोल्यूशन, ठीक है, बीच में बहुत सारे संघर्ष होंगे, मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एंडिंग होती है हैप्पी, हैप्पी एंडिंग होती है, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है लास्ट में जाकर। तो इस तरीके की स्टोरीज क्या होती हैं? ये ट्रेजेडी है, फार्स है, कॉमेडी है, सटायर है। यस, हैप्पी एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट किसमें होता है? देखो, ट्रेजेडी में तो कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पे क्या है? कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब कॉमेडी में ये नहीं होता कि पूरी उसमें भाई हंसी मजाक ही चल रहा है, हंसते ही रह रहे हैं, या फिर हमेशा किसी ना किसी सिली टॉपिक पे हंसी मजाक ही उड़ाया जा रहा है, नहीं। कॉमेडी का भी कैरेक्टराइजेशन ये है कि हाँ, बीच में संघर्ष होगा, जो प्रोटैगनिस्ट है उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एंडिंग जो होगी वो अच्छी होगी, हैप्पी एंडिंग होगी, है ना, इसको हम कॉमेडी कहते हैं। अ कॉमेडी इज अ फिक्शनल वर्क इन विच द कैरेक्टर्स एंड देयर डिस्कम्फर्ट एंगेज आर pleasurable attention rather than our profound concern, and the action turns out happily for the chief character. Okay, तो ध्यान रखना है, एंडिंग जो होगी वो हैप्पी एंडिंग होगी, तो दैट इज कॉमेडी। नेक्स्ट है इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड दी। फिक्शन में ऑथर का जो ओवरऑल मेन आइडिया होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, उसको क्या कहते हैं? फिक्शन के अंदर उसको प्लॉट कहेंगे, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको सेटिंग कहते हैं, या उसको थीम कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, जो कोई भी ड्रामा है उसका ओवरऑल जो आइडिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको थीम कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीम। द ऑथर्स मेन आइडिया और सब्जेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इन अ फिक्शन और स्टोरी इज कॉल्ड थीम। और फिर प्लॉट क्या होता है? प्लॉट को भी आपको ध्यान रखना है। प्लॉट क्या है किसी भी ड्रामा में, किसी भी नॉवेल में? तो प्लॉट का मतलब होता है द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच फॉर्म्स द स्टोरी ऑफ अ नॉवेल, प्ले और फिल्म। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट वही तो होगा, अ क्लैश और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग मतलब प्लेस के बारे में बात होती है सेटिंग में, ठीक है। अ बैलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ड्रामा में, या फिर हम कहें किसी भी प्ले में, या फिर फिल्म में, या नॉवेल में, ये सब चीजें जरूर होती हैं, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग, थीम। नेक्स्ट इज इन लिटरेचर
पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? लिटरेचर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू किसको कहेंगे, किसको रेफर करता है? हु द मेन कैरेक्टर इज, when and where the story takes place, who is telling the story, the obstacles the main character must overcome. Yes, point of view. तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? when and where the story takes place, that is point of view. ठीक है, point of view means the perspective from which a narrative is related. Okay, next is elegies and sonnets are two type of. elegy और sonnet किस चीज के टाइप हैं? एसेज हैं, फिक्शन है, बायोग्राफीज हैं, पोम्स हैं. तो आप समझ ही गए होंगे elegy भी क्या है, पोम है. सोनेट भी क्या है, 14 लाइन की पोम है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. पोएम्स के ये पार्ट हैं, elegy और सोनेट. ओके, नेक्स्ट इज the 7-line stanza used by medieval poets is known as. 7 लाइन का स्टेंजा जो मिडिवल पोएट्स के द्वारा यूज किया गया था उसको जाना जाता है किस नाम से? टेरेसा राइमा, राइम रॉयल, टेट्रामीटर, इंटरनल राइम. तो आप जानते हैं चौसर के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था 7 लाइन स्टेंजा को, और इसको हम क्या कहते हैं? राइम रॉयल बोला जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. राइम रॉयल, इट इज नोन एज द चौसीरियन स्टेंजा और 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस. देखिए पेंटामीटर भी है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइंस होती हैं, 7 लाइन होती हैं. चौसर के द्वारा इन्वेंट किया गया था और चौसर यूज्ड इट इन द कैंटरबरी टेल्स. उनका बहुत ही फेमस वर्क आता है कैंटरबरी टेल्स, उसमें इन्होंने इसे यूज किया है. इट वाज आल्सो यूज्ड बाय शेक्सपियर, द रेप ऑफ लुक्री, एंड विलियम मॉरिस, द अर्थली पैराडाइज. ठीक है, शेक्सपियर के द्वारा रेप ऑफ लुक्री में इसको यूज किया गया, इसी फॉर्म को, राइम रॉयल को, और मॉरिस के द्वारा भी यूज किया गया अर्थली पैराडाइज में. तो यहाँ पर राइट आंसर है राइम रॉयल. नेक्स्ट है एलिप्सिस. एलिप्सिस का मतलब क्या है? रेफर्स टू omission of words, addition of words, mixing of words, none of these. Yes, what is ellipsis? Yes, ellipsis का मीन्स होता है omission of word. omission मतलब हटा देना या छुपा देना वर्ड्स को, वही है omission. ठीक है, it indicates that words have been omitted in a text or missing or illegal. Next is using softer sounding words to avoid bluntness नहीं है यहाँ पर, avoid bluntness. ठीक है, मतलब एकदम से ना बोलकर कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरी खबर है, कोई भी बैड न्यूज है, उसको हम घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में कहें, सॉफ्टर साउंडिंग शब्दों में कहें, ब्लंटनेस में ना कहें, उस चीज को क्या कहेंगे? यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस. क्या होगा ये? यूफिमिज्म है, यूफ्यूजिम है, अजोनेंस है, रिसोनेंस है. यस, इसको हम कहते हैं यूफिज्म. ठीक है, यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस और वल्गैरिटी, इसको हम यूफिमिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड. किसी वर्ड का अगर डिक्शनरी मीनिंग हम देख रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एनोटेशन, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, डिग्रेशन. डिक्शनरी मीनिंग, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज डिनोटेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. डिनोटेशन, इट सजेस्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी. ओके, और कॉनोटेशन क्या होता है? अगर हम कॉनोटेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो वो तो हो गया डिनोटेशन. लेकिन अगर हम कॉनोटेशन को समझें तो कॉनोटेशन क्या है? इट सजेस्ट द इंप्लाइड मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेज. इंप्लाइड मीनिंग मतलब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर वो वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर उसका मीनिंग क्या है. जैसे रिसर्च में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां पर उनका क्या मीनिंग होता है, दैट इज कॉनोटेशन. ओके, और अनोटेशन क्या होता है? अनोटेशन की बात हुई है यहाँ पर. अनोटेशन का मीन क्या होता है? अनोटेशन है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आवर राइटिंग्स. ओके, और डिग्रेशन है अ डाइवर्जन फ्रॉम द सब्जेक्ट, कोर्स और आइडिया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज.
एक फॉल्स आइडिया या फिर इमेज को हम किस नाम से जानते हैं? कोई फॉल्स इमेज है या फॉल्स आइडिया है? अल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन, नन ऑफ द अबव। यस, फॉल्स आइडिया और इमेज दैट इज इल्यूजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर अल्यूजन क्या होता है? इमेजरी तो आप जानते ही हो। अल्यूजन क्या होता है? एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस को हम बोलते हैं अल्यूजन, लेकिन अगर फॉल्स इमेज है, फॉल्स आइडिया है, तो उसको हम बोलेंगे इल्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। किसी भी सटायर का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है? सटायर का टू मॉर्न, टू अराउज पिटी, टू प्रेज, टू रिडिकुल, फॉली और वाइस। तो बताइए सटायर का मेन पर्पस क्या है? मेन प्रिंसिपल क्या होता है? यस, सटायर का उद्देश्य क्या होता है? टू रिडिकुल, फॉली और वाइस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सटायर इज अ लिटरेरी वर्क विच searches out the fault of men and holds them up to ridicule. ठीक है, it aims to reform human weakness, fault और vice. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, सीरीज कैसी है। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, या फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीड होगी तो वो मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो अपने आइडियाज, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ये बहुत ही मतलब एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो चैनल पर आप गो थ्रू कर सकते हो। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे राइटर्स के हमने एमसीक्यूज भी कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। अभी हम ये लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच लगभग 1000 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लगभग इसके अगले भी 6-7 पार्ट और भी आएंगे, ज्यादा ही आएंगे इनफैक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।